यहीं पर प्रोफेसर साहब गलती हो रही है, यहीं पर मानवीय त्रुटियां हो रही है ना, कि प्रकृति के साथ यही आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जी। वो ओरिजिनल कोर्स था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, नदी ऐसे ही बहती थी अपने ओरिजिनल कोर्स में। एक छोटा इंसिडेंट और हुआ है और डिसास्टर आया है, उसने उस कोर्स को ब्लॉक किया है जहां पर बिल्कुल सेटलमेंट ठीक बने कह रहे थे। हैं सर आप, और इसी पर तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वो जगह जो नदी की नेचुरल पाथ था, नेचुरल पाथ चेंज होता है और वहां पर जैसी ही जगह मिलती है जहां खेती बाड़ी वाली जगह है वहां लोग बस जाते हैं, और जब नदी अपने ओरिजिनल पाथ पर जाती है तो वो सब कुछ बहा कर ले जाती है, सब कुछ तबाह करते हुए ले जाती है। डॉक्टर विपिन, उत्तराखंड में ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी जैसे जैसे मौसम बिगड़ रहा है वैसे वैसे अलग अलग जगहों पर हम ऐसी घटना देख रहे हैं। रास्ते बंद हैं, सड़कें टूट गई हैं, नदियां अपने रौद्र रूप पर हैं, पहाड़ से बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स आकर गिर रहे हैं, कहीं घर में तबाही हो रही है, कहीं मलबा आ रहा है। ये पहाड़ इतने डरावने क्यों हो जा रहे हैं, क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए 1970 से अगर हम देखें जो रिपोर्टेड इवेंट्स हैं उत्तराखंड में, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 140 इवेंट्स हैं जो रिपोर्टेड हैं जहां एक्सट्रीम इवेंट्स हो चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड या डेवरीज फ्लो इवेंट्स जो एक्सट्रीम है। अब उत्तराखंड में ये क्यों होता है, केवल ये नहीं कहेंगे, एक्चुअली इट्स कॉमन इन ऑल द हिमालयन स्टेट्स। और स्पेशली जो मानसून सीजन होता है तो ये इन रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा हो जाती है इस तरह की इवेंट्स। स्पेसिफिकली इस इवेंट्स की अगर बात करें, ये जो धराली इवेंट हुई है, अब इसमें एग्जैक्ट रीजन क्या है, कितना पानी आया, वो अभी डिबेटेबल है। वार्डियन इंस्टीट्यूट, एनआरएससी सब अपनी अपनी हाइपोथेसिस, अपनी अपनी थ्योरी देंगे। बट एक चीज इसमें क्लियर है जो कि इतना अमाउंट जो आया है पानी के साथ सेडिमेंट्स, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है डैमेज के लिए स्लरी। और ये जब आती है डाउन स्ट्रीम में तो हमारी जो रिपोर्टेड स्टडीज हैं, हमने उत्तराखंड में अलग अलग 9 लोकेशंस पे इस तरह की स्टडी की है, फ्लड प्रिडिक्शन और डेब्रिस फ्लो की। तो ऐसा मलबा 15 से 20 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर सकता है। और जो डेब्रिस फ्लो चैनल के अलोंग आता है, ये आपका 10 से 15 मीटर इजिली हाइट गेन कर लेता है ये स्लरी। और जब ये डाउन स्ट्रीम में किसी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर से कोलाइड करेगा तो 200 से 300 किलो पास्कल का फोर्स पर मीटर एक्सर्ट करता है, जिसमें कोई भी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये एग्जैक्टली क्यों आया, उसका एक रीजन ये भी है कि जो ट्रिब्यूटरी है भागीरथी की, जैसे ये ट्रिब्यूटरी या फिर सुखी टॉप या हरसिल, इन ट्रिब्यूटरीज में बहुत सारा मलबा इकट्ठा होता रहता है हर साल। अब 2014 की अगर यहाँ इमेजरी देखें तो यहाँ इतना मलबा नहीं था। 2022 से यहाँ मलबा इकट्ठा होने लगा। ये एक नेचुरल जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, मतलब बारिश होती है, हिल स्लोप से मटेरियल निकलता है, चैनल पे इकट्ठा होता है, और जो बाढ़ आती है पीरियोडिक, वो भी मलबा छोड़ती रहती है। अब इस रीजन में जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या पीछे से ज्यादा पानी आ जाए, उस मलबे को लेकर स्काउरिंग करके नीचे आएगी, और नीचे जहाँ ट्रिब्यूटरी आपकी मेन रिवर से मिल रही है, आप जो कह रहे हैं वो तस्वीरें जो जब हमने देखी तबाही की, तो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी ना, कि पानी भी है और पानी के साथ बहुत तेजी के साथ, बहुत फोर्सफुली, या मैं कहूँ पूरी ताकत के साथ मलबा भी नीचे आ रहा था, और जो इमारतें थी वो तो ताश के पत्ते की तरह ढह गई थी। और उसके बाद की तस्वीर तो हम लगातार देख ही रहे हैं, हर जगह सिर्फ मलबा ही मलबा है। अगर कुछ नजर भी आ रहा है तो छतें नजर आ रही हैं थोड़ी बहुत, बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 3 से 4 मंजिला इमारत भी पहाड़ के लिहाज से बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग भी नीचे पूरी तरीके से दब गई है। बहुत परेशानी आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। क्या परेशानी आ रही है धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में, ये खुद एनडीआरएफ के जवान बता रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। क्षेत्र है जिसमें मलबा फैला हुआ है और उसको उसमें सर्च करना अपने आप में एक चैलेंज है। मैनुअल कार्रवाई भी हो रही है जहां पर हमें पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, मगर मलबा काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, उसमें निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगेगा। अभी फ्लैश फ्लड का उसमें हमारी 4 टीमें ऑलरेडी भेजी जा चुकी हैं धराली में। उसके अलावा अन्य टीमें भी अभी स्टैंड बाई में हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भेजा जाएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है ग्राउंड जीरो में, उसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है जहां पर ये मलबा का फैलाव है, जहां पर लोग मिसिंग हैं। इसके अलावा जो गंगोत्री एक्सिस पर जो लोग फंसे थे उनको भी निकालने की कार्रवाई चल रही है, इवैक्यूएशन चल रहा है ज्वाइंट ऑपरेशन में। और तकरीबन आज जो हमारे पास सूचना मिली है उसमें 274-75 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जा चुका है। तो लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन जिन तकलीफों का जिक्र बार बार किया जा रहा है और जो तकलीफें हम देख भी रहे हैं, और जो जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं भट्टागर सर, वो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। एक तो सड़कें कनेक्टिंग नहीं है,
एकमात्र रास्ता आसमान बचता है। आसमान में भी आप तब हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हैं तब आपका मौसम ठीक है। अब मौसम ठीक हो रहा है तो हेली सेवा शुरू हो गई। हम देख रहे हैं चिनूक हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन उस मलबे में उतरना जो इस वक्त धराली में है वो क्यों इतना खतरनाक बना हुआ है? उस मलबे में उतरना अभी भी इतना क्यों डेंजरस बना हुआ है? क्योंकि ऐसा है, वो ऊपर से और नीचे जहाँ तक मलबा आया है उस एरिए में एक तो चिकनी मिट्टी है और ये मलबे के साथ जो है कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। पैर रखो तो पैर धंस जाते हैं, पत्थर नीचे स्लिप हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। फिर भी हम लोग के पास टेक्निक है और जिसकी मदद से हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमें कोई ऐसा साइन मिलता है तो वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं अपनी टेक्निक से और वहाँ से उस बॉडी को या उस विक्टिम को निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लाइफ लोकेटर है जिससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाती है कि मलबे में कहाँ पर कोई दबा हुआ है। स्निफर डॉग्स हैं जिनकी मदद से हमें पता लग जाता है कि बॉडी कहाँ पर है या कहाँ पर कोई हमारा कोई टारगेट एरिया है, ये हमें पता लग जाता है। और अकॉर्डिंगली हमारे जवान जो एनडीआरएफ के हैं, साथ में एसडीएमए के हैं, एसडीआरएफ के हैं और आईटीबीपी के, सारे मिलके कोऑर्डिनेशन से हम उसको निकालते हैं, निकालने की प्रक्रिया में रहते हैं।